अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी होम्योस्टेसिस चैप्टर की इंट्रोडक्शन के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम होम्योस्टेसिस के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। हमने पहले भी तमाम वीडियोस अपलोड की हुई हैं, लेकिन यहाँ पर दोबारा वीडियोस इसलिए बनाई जा रही हैं क्योंकि यहाँ पर इलस्ट्रेशन का अब इस्तेमाल किया जा रहा है, तस्वीरों का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है और उनसे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग समझ जो है ज़्यादा बेहतर होगी। चीज़ें अगर आप पढ़ते हैं तो वो शायद आप भूल जाएं, लेकिन अगर आप चीज़ें देखती हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा देर तक आप लोगों के दिमाग में बैठ जाती हैं। तो इसी तमाम चीज़ों को करते हुए ये वाली सीरीज़ जो है बनाई जा रही है। तो वीडियोस पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा और उसके अलावा वीडियोस पर चलने वाले एड्स को स्किप नहीं करिया करें, क्योंकि इससे जो आमदन होती है हमारी यूट्यूब से वो काफ़ी कम हो जाती है। और दूसरी बात कि वीडियोस को डाउनलोड करके भी ना देखा करें, इससे मामला फिर ये रहता है कि आप लोग इतनी मर्तबा भी देखते हैं वो सिर्फ एक व्यू ही काउंट हो रहा होता है। तो खैर अब बिना कोई देर किए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले होम्योस्टेसिस के टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं कि होम्योस्टेसिस का टर्म किसने दिया है। तो एक अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट जिनका नाम वाल्टर ब्रेडफोर्ड कैनॉन था, इन्होंने होम्योस्टेसिस का टर्म जो है इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने कहा कि ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है, यानी कि हमारी बॉडी में होने वाले प्रोसेसेस जिससे हमारी बॉडी खुद से कंट्रोल कर रही होती है। तो हमारी बॉडी में खुद से मेंटेन करने वाले प्रोसेसेस, ऐसे मैकेनिज़्म जिसमें हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो स्टेबिलिटी ला लेते हैं, यानी कि अगर बाहर की कंडीशंस तब्दील होती रहें हमारी बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। तो होम्योस्टेसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ज़िंदगी की कंटिन्यूटी के लिए। अगर होम्योस्टेसिस नहीं रखा गया तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो होम्योस्टेसिस रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी ला सके, और इन्वायरमेंट अगर बदलती जा रही है तो ऑर्गेनिज्म भी इन्वायरमेंट के हिसाब से बदला जा सके। अगर गर्मी ज़्यादा हो चुकी है तो बाहर की गर्मी हमारी बॉडी में आएगी, इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। लेकिन होम्योस्टेसिस ही है जो हमारी बॉडी को ठंडा रखने में मदद कर रहा होता है। अगर होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन की बात करी जाएगी तो यहाँ पर मौजूद है कि होम्योस्टेसिस एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो स्टेबिलिटी अपने अंदर मेंटेन कर लेते हैं और अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं बदलते हुए हालात के अंदर। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि बॉडी के टेम्परेचर का इंक्रीज़ हो जाना। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर पसीना प्रोड्यूस होता है, और ये पसीना ही होता है जो कि हमारी बॉडी को ठंडा कर रहा होता है। तो इस तरह से हमारा टेम्परेचर फिर दोबारा नॉर्मल पे 37 पे चला आता है। इसी तरह से अगर सर्दी मौजूद है तो हमारी बॉडी कांपना शुरू करती है, और कांपने से हीट जब जनरेट होगी तो हमारी बॉडी में टेम्परेचर जो है मेंटेन रह जाएगा। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल बयान की जा रही है, वो है ब्लड ग्लूकोज लेवल के हवाले से। अगर हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और यकीनन हमारी डाइजेशन के बाद ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा ही होगा। हमारी बॉडी ग्लूकोज को एब्जॉर्व कर लेती है तो ग्लूकोज ब्लड में ही जाएगा, और जब ग्लूकोज ब्लड में पहुंच चुका होगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उस सूरत में पेनक्रियास एक हार्मोन को रिलीज़ करती है जिसे इंसुलिन कहा जाता है, और फिर इंसुलिन ग्लूकोज को नॉर्मल कर लेती है। तो इस तरह से हमारे अंदर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी नॉर्मल हो जाता है। अब अगर हम बात करेंगे कि इस होम्योस्टेसिस को, यानी कि हमारी बॉडी में होने वाले मैकेनिज़म्स को मेंटेन करना, इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? तो इस सारे प्रोसेस को जो मैकेनिज़्म कंट्रोल कर रहा होता है उसे फीडबैक मैकेनिज़्म कहा जाता है, जिसे चेक एंड बैलेंस मैकेनिज़्म भी हम कह रहे होते हैं। होता इस तरह से है कि इसके अंदर कुछ पार्ट्स शामिल होते हैं, जैसे कि रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर और दूसरे होते हैं इफेक्टर्स। जब कभी बॉडी में कोई तब्दीली आ जाती है, जब कोई चेंज आ जाता है तो रिसेप्टर्स उसे महसूस करते हैं। टेम्परेचर वाली ही हम एग्ज़ाम्पल ले लें तो टेम्परेचर को महसूस करने के लिए स्किन के पास रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिन्हें थर्मो रिसेप्टर्स कहा जाता है। ये थर्मो रिसेप्टर्स जो है टेम्परेचर की तब्दीली को महसूस करेंगे और कंट्रोल सेंटर के पास पैगाम लेकर जाएंगे। कंट्रोल सेंटर जो है उस पैगाम को समझेगा और फिर एक रेस्पॉन्स जो है वो तैयार करेगा। कंट्रोल सेंटर ब्रेन भी हो सकता है, कंट्रोल सेंटर एंडोक्राइन सिस्टम भी हो सकता है। अगर टेम्परेचर वाला पैगाम कंट्रोल सेंटर के पास पहुंचा है तो यहाँ पर वो कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन होगा। अब ब्रेन जो है इफेक्टर्स को पैगाम पहुंचाएगा। इफेक्टर हमारे ग्लैंड भी हो सकते हैं और हमारे मसल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे ग्लैंड एक्टिवेट हुए तो पसीने को वो प्रोड्यूस करेंगे। स्वेट ग्लैंड अगर हमारे एक्टिवेट हुए, पसीने का प्रोड्यूस होना हमारे टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेगा।
इसी तरह से हमारे मसल्स भी जो है काम कर सकती हैं। हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिन्हें आर्टरीज कहा जाता है, उनका डायामीटर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिस वजह से ज़्यादा ब्लड जो है उन खून की नालियों से गुजर रहा होता है। ब्लड जब गुजर रहा होगा तो उसके अंदर जो हीट मौजूद होगी वो भी बाहर की तरफ जा रही होगी। तो इस तरह से भी कन्वेक्शन के ज़रिए से, लिक्विड के ज़रिए से भी हीट बाहर जा सकती है। तो यहाँ पर मसल्स काम कर रही हैं, वो डायामीटर को इंक्रीज़ कर रही हैं। सर्दियों में यही डायामीटर डिक्रीज़ हो जाता है ताकि कम ब्लड जो है वो गुजर सके और ज़्यादा हीट बॉडी में मेंटेन रह सके। तो इन तमाम एक्टिविटीज़ से हमारे बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन हो जाता है। तो होम्योस्टेसिस, जिसका मतलब होता है सेम रहना, होम्यो का मतलब ही होता है सेम और स्टेसिस का मतलब होता है रहना। तो होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस ला रहा होता है ताकि हम लोग सर्वाइव कर सकें और ठीक से काम कर सकें। मज़ीद फिर होम्योस्टेसिस की आवाज़ से लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं। वो ज़मीन पर भी मौजूद रहते हैं और वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी रहते हैं। अब जो भी इन्वायरमेंट होगी उसके अंदर कंडीशंस वेरिएबल हो सकती हैं, वो कंडीशंस तब्दील हो सकती हैं, वो मॉडरेट भी हो सकती हैं और वो काफ़ी सख्त कंडीशंस भी हो सकती हैं, जिससे जानदार की ज़िंदगी के ऊपर असर पड़ेगा। और जानदार अपने आप को बचाने के लिए फिर अपनी बॉडी के अंदर कुछ तब्दीली लाएगा ताकि वो अपने आप को मेंटेन कर सके। जैसे अगर हम टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर कौन सी कंडीशंस जो हैं वो वेरिएबल हो सकती हैं। हीट कम ज़्यादा हो सकती है, कोल्ड, इसी तरह से ड्राइनेस, ह्यूमिडिटी, हाई अल्टीट्यूड, ये तमाम कंडीशंस जो हैं वेरिएबल हो सकती हैं। जैसे अगर हम लोग ऊंचाई पर जा रहे होते तो वहाँ पर हमें ऑक्सीजन की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो जानदारों की ज़मीन पर इन्वायरमेंट जो है वो तब्दील हो रही होती है। इसी तरह से एक्वाटिक इन्वायरमेंट जो है वो भी तब्दील हो सकती है। टेम्परेचर चेंज हो सकता है, साल्ट के अंदर चेंजेस हो सकते हैं, ऑक्सीजन का हासिल होना उसमें तब्दीली हो सकती है, वाटर का प्रेशर जो है वो भी तब्दील हो सकता है और लाइट का अवेलेबिलिटी ये भी कम ज़्यादा हो सकती है। तो इन्वायरमेंट तब्दील होगी और जानदार अपने आप को मेंटेन करे की कोशिश करेगा, इसी को होम्योस्टेसिस कहा जाता है। तो यही बात लिखी हुई कि अगर इन्वायरमेंट में तब्दीलियाँ आ रही होती है तो ऑर्गेनिज्म जो है अपनी बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को एक लिमिट तक जो है वो मेंटेन कर लेते हैं। अगर बात की जाए कि हमारी बॉडी की इंटरनल इन्वायरमेंट कौन सी होगी, एक तो हमारे बॉडी के बाहर की इन्वायरमेंट होगी जिसे हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहेंगे, और बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट कौन सा होगा, हमारा बॉडी फ्लूइड, जैसे कि हमारा ब्लड हो गया या हमारा लिम्फ हो गया, ये हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है। अगर हमारे ब्लड में कोई चीज़ तब्दील हो रही है हमारी बॉडी उसे मेंटेन करने की कोशिश करेगी। इसी तरह से हमारे टिश्यूज़, हमारे ऑर्गन्स और हमारे ऑर्गन सिस्टम्स, ये तमाम चीज़ें हमारा इन्वायरमेंट होता है। किसी में भी कोई भी अगर तब्दीली आ रही है तो हमारी बॉडी उसे मेंटेन करने की कोशिश करेगी और इसी प्रोसेस को होम्योस्टेसिस हम कह रहे होते हैं। अब इसके अंदर 3 प्रोसेसेस हो सकते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन हो सकता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होगा कि वाटर और सॉल्यूट का मेंटेन करना। हमारी बॉडी के अंदर मिसाल के तौर पर पसीना ज़्यादा हो गया तो उस सूरत में हमारी बॉडी में पानी की भी कमी हुई है और सॉल्यूट की भी कमी हुई है। हमारी बॉडी का अब काम होगा कि वो वाटर और सॉल्यूट को मेंटेन करे। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर ख़राब चीज़ें बनती हैं। वो ख़राब चीज़ें पहले मौजूद नहीं थी, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुए और उन रिएक्शंस के नतीजे में हमारी बॉडी ने कुछ ख़राब केमिकल्स बना लिए। अब वो भी हमें नहीं चाहिए तो उनका भी एक्सक्रीशन होगा। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर अगर टेम्परेचर तब्दील हो रहा होता है तो उसका भी थर्मो रेगुलेशन हमें देखने को मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा कि हीट गर्म जगह से ठंडी जगह आ रही होती है। अगर बाहर का टेम्परेचर 50 सेल्सियस है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 सेल्सियस है। आप बताएं कि हमारा टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा गर्म रहेगा या बाहर का टेम्परेचर गर्म रहेगा। यकीनन 50 सेल्सियस का टेम्परेचर गर्म है तो बाहर से हीट हमारी बॉडी में दाखिल होगी। इस तरह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और हमारी बॉडी थर्मो रेगुलेशन करते हुए टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। इसी तरह से अगर बाहर का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, मिसाल के तौर पर फ्रीजिंग पॉइंट चला जाता है, तो हमारी बॉडी अब 37 सेल्सियस वाली है यानी गर्म है, तो हमारी बॉडी में से हीट बाहर लॉस होगी जिस वजह से हम ठंडे पड़ जाएंगे। हमारी बॉडी थर्मो रेगुलेशन करते हुए अपने टेम्परेचर को मेंटेन यहाँ पर भी करेगी। अब हमारी बॉडी की जो इन्वायरमेंट है उसे मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है जिसे एंडोक्राइन सिस्टम भी कह रहे हैं और नर्वस सिस्टम भी कह रहे हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम जिसके अंदर केमिकल्स होंगे जो हमारी बॉडी के चेंजेस को मेंटेन करेंगे, जिससे ग्लूकोज का ज़्यादा हो जाना, उसमें इंसुलिन आया और वो ग्लूकोज को मेंटेन कर रहा है।
तो इस तरह से मुख्तलिफ केमिकल्स आएंगे जो हमारी बॉडी के मैकेनिज़म्स को कंट्रोल करेंगे, या फिर नर्वस सिस्टम होगा जो कि हमारी बॉडी में तब्दीलियों को मेंटेन करेगा। तो यहाँ पर जैसे कि एक ग्लैंड का जिक्र किया जा रहा है, थायराइड ग्लैंड, ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को जो है कंट्रोल कर रहा होता है, और न्यूरॉन्स जो है बहुत तेज़ी के साथ रेस्पॉन्स दिखा रहे होते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम ये हमारे फीडबैक मैकेनिज़्म का हिस्सा बन जाते हैं, हमारे चेक एंड बैलेंस मैकेनिज़्म का हिस्सा बन जाते हैं और चीज़ों को मेंटेन कर रहे होते हैं। लास्ट के अंदर जिक्र किया जा रहा है कि जब हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स हो रहे होंगे तो उसके नतीजे के अंदर हमारी बॉडी के अंदर एक बैलेंस बन जाएगा। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और बॉडी के इन्वायरमेंट में एक बैलेंस हमें देखने को मिलेगा। बाहर का इन्वायरमेंट वेरिएबल है, हमारी बॉडी स्टेबल रहेगी। तो ये ज़रूरी होता है सर्वाइवल के लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, और हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट भी आप लोगों के लिए बनाई जाएगी ताकि तमाम लेक्चर्स को बआसानी आप तलाश कर सकें और उन्हें देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।